हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर लेते हैं लाइट चैप्टर के जो सेकंड कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन की। सबसे पहले अगर हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है और लाइट की इसी बेंडिंग को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि अगर लाइट जो है वो एयर से कोई 1 ग्लास वाटर रखा हुआ है, कोई भी ग्लास में पानी रखा हुआ है एक टेबल पे, तो जब लाइट एयर से आके उस ग्लास के अंदर एंटर करेगी, उस पानी के ग्लास के अंदर, तो आप देखोगे कि उसमें अगर आपने कोई स्टिक या कोई भी पेंसिल आपने रख रखी है तो वो स्टिक आपको थोड़ा मुड़ी हुई भी दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइट उसके अंदर जाके थोड़ा बेंड हो जा रही है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। दिस इज द बेसिक रीजन, ये मेन कारण होता है लाइट की बेंडिंग का, कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, जिसके कारण वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है, थोड़ा बेंड हो जाती है, और इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें बात करते हैं हम स्पीड की। अगर स्पीड की बात की जाए तो लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम वैक्यूम में होती है, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा सेम ली जाती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्चुअल में जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है दैट इज 2.79 × 10⁻⁸, और जो एयर में होती है दैट इज 2.72 × 10⁸, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो कोजेज बताया गया है, कोजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें बताया गया है कि जो मेन कोजेज है दैट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, जो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हो? सबसे पहले आप देखते हो द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स हाइयर। आपने कभी स्विमिंग पूल की अगर आपने डेप्थ देखी होगी तो एक्चुअल में बाहर से जब आप देखते हो तो जितना आपको वो गहराई उसकी दिखाई देती है उससे ज़्यादा गहरा वो स्विमिंग पूल होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस है, उसकी जो लाइट है, लाइट अंदर जो उसका बॉटम है उससे टकरा के बाहर आ रही है। तो यानी कि जब पानी से एयर में लाइट आ रही है तो वो थोड़ा सा, जब आप देखते हो तो लाइट की जो एक्चुअली जो उसमें पोजीशन बन रही है उसके बॉटम की, वो थोड़ा ऊपर बन रही है उसके रियल डेप्थ से। तो इसलिए स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा होता है और हमें कम गहरा दिखाई देता है। इस डायग्राम से आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब इसमें पेंसिल का इन्होंने एग्जांपल लिया है। ये पेंसिल है जो कि एक कंटेनर में रखी हुई है। तो इसमें आप देखोगे कि जो पेंसिल है वो बाहर की तरफ थोड़ा आपको इस तरीके से ये रखी हुई है रियल में, लेकिन आपको ये दिखाई देगी ऐसे अगर आप बाहर से देखोगे। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जो ऑब्जर्वर होगा जब वो बाहर से देखेगा तो इसका जो ये डेप्थ है इस पेंसिल का, इससे 2 रेज आ रही है ऐसे और ऐसे, ये बाहर जाके इस तरीके से अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जा रही है। तो जब ये ओरिजिनल पाथ से बैंड होगी तो इसमें होगा क्या काम कि जब बाहर से ऑब्जर्वर होगा तो वो उनको स्ट्रेट इन पाथ मिलाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो अंदर जो इस कंटेनर के अंदर पेंसिल का हिस्सा है वो थोड़ा सा अपना ओरिजिनल पोजीशन से आपको बैंड होता दिखाई देगा। तो दिस इज द एग्जांपल जिसमें आप देखते हो कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लेमन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बर अपीयर्स हायर। अगर आप किसी ग्लास के अंदर लेमन रखा हुआ देखते हो तो वो भी आपको थोड़ा बड़ा साइज का दिखाई देता है, और जबकि उसका जो साइज होता है वो थोड़ा कम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर्स टू बी रेज। ये एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हो। अगर कहीं पर कोई भी लिखा हुआ है कुछ, उसके ऊपर अगर आप स्केल या कोई भी ग्लास स्लैब रखते हो तो आपको जो वो अल्फ़ाबेट्स है वो थोड़ा हाइट पर उठे हुए दिखाई देंगे, जस्ट बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात कर लेते हैं मेन डायग्राम की कि रिफ्रैक्शन होता किस तरीके से, क्योंकि कई बार बोर्ड में रिफ्रैक्शन पूछा गया है और उसका एक प्रॉपर डायग्राम भी आपको बनाने को आया है। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये हमने ग्लास स्लैब लिया, लाइट जो है ऊपर से आ रही है एयर से, और एक चीज़ आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करनी है जो कि इस रिफ्लेक्टर के जो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको नॉर्मल कहा जाएगा। अब यहाँ पे आपको बेंडिंग के कुछ रूल याद रखने हैं। एक रूल आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी ऊपर की तरफ एयर है, या फिर एयर को कहा जाएगा यहाँ पे रेयर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम ऐसा मीडियम होगा जिसमें लाइट की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो लाइट की स्पीड जिसमें ज़्यादा होगी जस्ट बिकॉज पार्टिकल उसमें दूर दूर है, उस मीडियम की डेंसिटी बहुत कम है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम होने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा मीडियम कहलाता है आपका रेयर मीडियम। जबकि जो डेंसर मीडियम होता है, जैसे कि एयर के कंपैरिजन में आप ग्लास ले लो या आप वाटर ले लो, तो उसमें आप देखोगे कि पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, तो वो लाइट की जर्नी में या लाइट के प्रोपगेशन में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसे मीडियम जिनमें लाइट की स्पीड कम होती है, ऐसे मीडियम को कहा जाएगा डेंसर मीडियम। और रूल ये कहता है कि जब कभी भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर इस सरफेस के साथ में,
तो अब आप अंदर वाली लाइन को नॉर्मल कंसीडर करोगे, तो जब आप इसमें इस वाले केस में अंदर वाली लाइन को नॉर्मल कंसीडर करोगे तो लाइट एक्चुअली ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्योंकि अब रेयर मीडियम से वो डेंसर में जा रही है तो रूल ये कहता है कि जब कभी भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरफ को मुड़ी। और अगर इसी को हम उल्टा कर दें, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ डेंसर हो जाए और नीचे की तरफ रेयर मीडियम हो जाए, तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी, ध्यान से देखिए इसको, अगर मान के चलिए अब ये नीचे डेंसर है और अंदर डेंसर है, नीचे रेयर है। अब ये वाली लाइट रे हमने कंसीडर कर ली, ये वाली लाइट रे है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये जो बाहर निकल रही है लाइन, इसको आप नॉर्मल मानोगे तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी अपने ओरिजिनल पाथ में, लेकिन अब वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। इस वाली लाइन को जो बिल्कुल सीधी बाहर की तरफ है इसको आप नॉर्मल मानोगे और इससे दूर हटेगी, तो यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रूल होता है कि जब डेंसर में जा रही है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब रेयर मीडियम में जा रही है डेंसर से तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें दिखाया भी है, लेबल्ड हो रखी है। इंसिडेंट रे आप देख सकते हो, नॉर्मल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो इंसिडेंट रे इस तरीके से आई। ये बाहर थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, इसको आप इंसिडेंट रे लिखिए, और जो अंदर की तरफ जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे जब एक बार और बैंड हो जाए तो उसको कहा जाता है अमर्जेंट रे। और अगर आप इंसिडेंट रे को सीधा आगे की तरफ बढ़ाओ, अगर ये कभी बैंड ना हुई होती तो अमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट एक नॉर्मल वर्ड है, शिफ्ट का मतलब कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट हो गई, कितना डिस्प्लेस हो गई। तो लैटरल शिफ्ट भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इसका डायग्राम बनाने को आया है। एक यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, इस वाली रे को आप लिखोगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे अंदर की तरफ जो ये सीधी लाइन है दैट इज नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे भी जो नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है दैट इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों की वैल्यू सेम है। बाहर जो अमर्जेंट और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ई, एंगल ऑफ अमर्जेंट जिसको कहा जाएगा। एंगल आई हमेशा एंगल ई के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बस क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्कर में, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कई बार दे देंगे जैसे 45 डिग्री या 50 डिग्री, और आपसे एंगल ऑफ अमर्जेंस की वैल्यू वो पूछ लेंगे। तब आपको बताना होगा कि एंगल ऑफ अमर्जेंस भी उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने 45 डिग्री दिया है तो एंगल ऑफ अमर्जेंस भी 45 डिग्री ही होगा। और अगर आप मैथ्स का ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे जो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है वो सेम होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। एक चीज इन्होंने इसमें पॉइंट बताया गया है, द एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे लाइट at the opposite parallel faces of rectangular slab is equal and opposite, so the angle ray emerges parallel to the incident ray. लेटरल डिस्प्लेसमेंट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी कई बार। लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या टर्म है ये आपको अभी पता चलेगी जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो जो ग्लास स्लैब आप ले रहे हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। सेकंड, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो आपने ग्लास स्लैब लिया है वो, जैसे आप कोई पेपर वेट लेते हो अगर क्यूबॉइडिकल शेप में, तो वो ग्लास स्लैब पे काम करेगा, तो वो कितना ज़्यादा थिक है उसके ऊपर भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो एक लॉ तो सेम होता है जो आप रिफ्लेक्शन में भी पढ़ते हो और आप रिफ्रैक्शन में भी पढ़ते हो। एक तो आपको इनको दोनों टर्म का ध्यान रखना है। रिफ्रैक्शन जो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमने रिफ्लेक्शन में एक रूल पढ़ा था, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो लॉ जो है वो यहाँ पर भी फॉलो होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, तो वो रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। लेकिन जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था वो चेंज हो जाएगा। हमने रिफ्लेक्शन में रूल पढ़ा था आई इज इक्वल टू आर, कि अगर आई जितना होगा आर भी उतना ही होगा। वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता, लेकिन आई और आर के बीच में एक रिलेशन जरूर होता है। वो रिलेशन क्या होगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है मैथ्स में या आप पढ़ोगे अभी, तो उसमें आपको कुछ साइन, कोस, टेन ये वैल्यूज देखने को मिलेगी। तो अगर आई जो है उसको आप साइन के साथ ले लो और आर जो है उसको भी आप साइन के साथ ले लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करिए आपका 45 डिग्री बना है इसमें, तो उसको आप साइन के साथ लोगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें साइन 45, साइन 60, साइन 30 इनकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी उस टाइम पे। तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी।
ऐसे ही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है तो उसको भी आप साइन के साथ लोगे। तो इन दोनों को जब आप वे कांस्टेंट वैल्यू रखोगे एज अ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर और फाइनली इसको सोल्व करोगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जैसे 1/2, 2/5, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू ही एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। और इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। स्नेल्स लॉ एक रिलेशन ही बताता है आई और आर के बीच में। स्नेल्स लॉ को, इसी मैथमेटिकल टर्म को हम थोड़ा थ्योरेटिकली बोलते हैं, यही आपका स्नेल्स लॉ बन जाता है। The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction will always be equal to a constant value and that constant value is known as Snell's law। ये जो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिली है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन में आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, मैग्निफिकेशन एक नंबर था जो आपको ये इंडिकेशन देता था कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन कितना बड़ा है कितना छोटा है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जस्ट एक नंबर है, इसकी भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। और ये भी आपको एक आइडिया देता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो एक्चुअली कितना बैंड हो रही है, उस मीडियम की कितनी कैपेबिलिटी है लाइट को बैंड कराने की। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 होगा तो वो ये इंडिकेट करेगा कि लाइट बैंड हुई नहीं है। इसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। 1 कब हो सकता है, अगर साइन आई की वैल्यू 45 है और आर की वैल्यू भी 45 है, तो इट मीन जब आप साइन 45 और साइन 45 ऊपर नीचे दोनों को रखोगे सेम वैल्यू आएगी, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर और आपका आउटपुट 1 बचेगा। तो 1 यही, और जब बैंडिंग हो ही नहीं रही तो तभी तो वो सेम पाथ से जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर लाइट जो है वो सेम पाथ से जा रही है, उसकी कोई बैंडिंग ही नहीं हो रही, तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन। तो वो आपको ये आइडिया देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वैल्यू आने पे कि बैंडिंग नहीं हुई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। जब कभी भी 1 से बड़ी होगी तो वो बताएगा कि वो मीडियम ज़्यादा बैंडिंग करा सकता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल करा सकता है। जब वो वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इट इंडिकेट्स दैट कि वो मीडियम कम बैंडिंग करा पा रहा है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के रेस्पेक्ट में भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो स्पीड में चेंज होने की वजह से हो रहा है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। तो इट मीन्स कि स्पीड से रिलेटेड भी एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बनेगा, और वो फॉर्मूला ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि लाइट जो है वो ऊपर की तरफ हमने मीडियम 1 ले लिया और नीचे की तरफ मीडियम 2 ले लिया। तो लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है मीडियम 1 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसमें जिस मीडियम में से लाइट आ रही है, जो पहला मीडियम है, उस पर हमेशा स्पीड ऊपर रखी जाएगी। जो लाइट का पहला मीडियम है उसमें उसकी जो स्पीड, जो वेलोसिटी है वो ऊपर रखी जाएगी, और जो बाद वाला मीडियम है उसमें वेलोसिटी नीचे रखी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं उसमें स्पीड नीचे रखी जाती है, और जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, रेस्पेक्ट का मतलब होता है लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसमें स्पीड ऊपर रखी जाती है। लिखने का तरीका एक ये भी होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी कि n 2 नीचे बेस में रहेगा और 1 ऊपर रहेगा। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसके सामने रहेगा वेलोसिटी मीडियम 1 में, क्योंकि पहला मीडियम 1 है तो मीडियम 1 में वेलोसिटी पहले रखी जाएगी, और मीडियम 2 में इस लाइट जा रही है बाद में तो उसमें वेलोसिटी नीचे रखी जाएगी, और इससे आपको निकल के आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में वो बाद में रखा जाएगा। बात कर लेते हैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। अगर हमें ये इस तरीके से देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हमें निकालना है विद रेस्पेक्ट टू 2, तो जिसका निकालना है उसमें स्पीड नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसमें स्पीड ऊपर। तो अगर आप n12 लिख रहे हो तो 2 बाद में आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम 2 को एज अ रेस्पेक्ट ले रहे हैं, एज अ रेस्पेक्ट इन द सेंस कि लाइट उसमें से आ रही है, तो जब सेकंड मीडियम से आ रही है तो उसमें v2 यानी कि स्पीड ऊपर रखी जाएगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एब्सोल्यूट बस ये बताता है कि जो लाइट का पहला मीडियम है, लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो एयर या वैक्यूम है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमेशा यही मतलब होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स कि लाइट किस एयर से या वैक्यूम में से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो स्पीड जो लाइट की एयर या वैक्यूम में होती है उसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा n = c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में v हमने कोई भी दूसरा मीडियम में लाइट की स्पीड ले ली। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट या इस तरीके से उसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला भी होता है कि अगर आप कभी भी मीडियम एक्सचेंज कर दोगे, मीडियम एक्सचेंज कैसे, आपने ऊपर मीडियम 1 लिया, नीचे मीडियम 2 लिया और वापस से नीचे मीडियम 1 ले लिया, ऐसे मान सकते हो इसको कि ऊपर एयर था, नीचे ग्लास था और वापस से एयर था। लाइट जब ऊपर एयर से ग्लास में गई तो उसका आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, आप 0.65 कोई भी वैल्यू,
और फिर मीडियम 2 से मीडियम 1 में गई, तो आपको यहाँ पे ऊपर तो वैल्यू दे दी थी 0.65, अब आपसे नीचे वाली वैल्यू पूछिए कि बताओ क्या होगा। तो क्योंकि मीडियम यहाँ पे रेसिप्रोकल हुए, तो ये जो वैल्यू है इसका भी आपको जस्ट रेसिप्रोकल ही करना है और आपको नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया गया है कि जब कभी भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, और आपसे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो आपको जस्ट इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखने का तरीका दिखाया गया है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू एयर इस, तो ये आपको दोनों का रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर स्पीड ना देके डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया गया है, तो फिर आपको सीधा फॉर्मूला बनाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो स्पीड आपको इस बार सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है और 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखना है। ये तो होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होगा कि कोई भी मीडियम एयर नहीं होगा, लेकिन इसमें मान के चलो आपको अगर कोई सा भी एक मीडियम अलग अलग आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी, तो तब आपको जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना है। लेकिन अगर स्पीड के रेस्पेक्ट में ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है उसकी स्पीड नीचे रखनी है। एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाईएस्ट होता है टिल डेट, आज तक की डेट में जो नोन है हमारे पास में, दैट इज 2.42। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट की स्पीड है डायमंड में, वो एयर के कंपैरिजन 1/2.42 टाइम्स ज़्यादा है। इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो? अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड जो है किसकी ऊपर रखी जाएगी? एयर की, और नीचे किसकी रखी जाएगी? डायमंड की। अब मुझे डायमंड की स्पीड निकालनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव स्पीड डायमंड की मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब जो ऊपर एयर की स्पीड है और नीचे जो आएगी वैल्यू डायमंड की, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.42। मुझे पता है स्पीड इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इस कंसेप्ट को आप ऐसे ले लो, क्योंकि ये वैल्यू अपॉन में है तो इसको मैं 1/2.42 भी लिख सकता हूँ। तो इससे मुझे एक रिलेशन पता चला कि जो स्पीड है डायमंड में वो एयर की स्पीड के 1/2.42 टाइम्स ज़्यादा है। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसमें मैंने आपको बताया जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा और उसमें स्पीड कम होगी। ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, लेकिन उसमें स्पीड जो है वो भी स्पीड ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, लाइट जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, जिसमें आपको दिखाया भी गया है कि अगर ओरिजिनल पाथ से जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये अब टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये अंदर वाली लाइन को अब आप नॉर्मल मानोगे। और इसी का अपोजिट केस होगा जो इसमें दिखाया गया है, जब वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि एक्चुअली जो लाइट थी वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब उसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना है क्योंकि वो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इस वाली लाइन को आप नॉर्मल मानोगे जो अंदर की तरफ डैश लाइन से सीधी दिखाई गई है, और इससे दूर हटेगी वो। तो दिस इज रूल। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी से उसको कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे मेन है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी। बात कर लेते हैं इसमें अब लेंस की। लेंस जैसे बहुत बच्चों को मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो दे यूज टू वियर द स्पेक्स जिनमें लेंसेज लगे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका जो होगा वो इस शेप में होता है, और जो कॉनकेव लेंस होगा वो ये होगा। इसकी डेफिनेशन यहीं से बनती है इनकी शेप के कारण कि कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो बीच में से थिक होते हैं और एजिस पे से नैरो होते हैं, जबकि कॉनकेव लेंस जो सेंटर पे से थिन होते हैं लेकिन एजिस पे से वो थिक होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, थिक एट सेंटर, और ये कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस को? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो सारी की सारी इससे रिफ्रैक्ट होके फाइनली एक पॉइंट पर एक्चुअली मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो दैट्स वाई इसका जो फोकस मिलेगा वो भी रियल फोकस होगा और इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाएगा। जबकि जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो यहाँ पे लेंस से टकराने के बाद इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएंगी। अगर हम उनको ऐसे पीछे मिला दे तो वो एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी। इसलिए इसका जो मीडियम होगा वो वर्चुअल, इसका जो फोकस होगा दैट विल बी वर्चुअल फोकस, और इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा गया है। ये कुछ शेप्स दे रखी है। अब बात कर लेते हैं रूल्स की। जैसे आपने लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन कंसेप्ट में टोटल 8 रे डायग्राम पढ़े थे,
6 केसेस थे उसमें कॉनकेव मिरर के, 2 केस थे कॉन्वेक्स मिरर के। इसी तरह से इसमें भी 8 केस होंगे, लेकिन अपोजिट होगा। इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होंगे और कॉनकेव लेंस के 2 केसेस होंगे। टोटल मिरर और लेंस के मिला के 16 रे डायग्राम होते हैं, और रे डायग्राम इस चैप्टर से बहुत मेन है। जैसे उसमें रूल्स थे ऐसे इसमें भी आपको कुछ रूल्स पढ़ने हैं। पहला रूल ये है कि अगर हमने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, अगर इसको आप इस तरीके से इस वाले पार्ट को लो तो एक स्फीयर इधर बनेगा, और आप इस वाले पार्ट को लो तो एक स्फीयर इधर बनेगा। इसलिए इसके 2 सेंटर होंगे। सेंटर को यहाँ पे 2f, क्योंकि वो फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस होता है, तो 2f1 से आप रिप्रेजेंट करोगे। इधर आप सेंटर को 2f2 से रिप्रेजेंट करोगे। 2 ही फोकस होंगे, एक f1 से रिप्रेजेंट करोगे, एक f2 से। और यहाँ पे इसमें सेंटर पे जो पॉइंट होगा उसे कैपिटल O से रिप्रेजेंट करा जाएगा, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। अब इसमें हम रूल की बात करें तो पहला रूल ये कहता है कि, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रूल ये कहता है कि जब कभी भी कोई रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो लेंस से जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो वो एक्चुअली फोकस से होती हुई जाएगी। इसमें बेंडिंग का एक रूल आप समझ लीजिए। आपके 10th क्लास सिलेबस में जो लेंसेज है वो थिन लेंस है। थिन लेंस के लिए आपको जो बेंडिंग करानी है, उस रे को आपको इस लेंस के आधे पार्ट तक ले जाना है सीधा, और फिर आधे से ले जाके आपको तब बेंडिंग करानी है। कुछ बच्चों के माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि मीडियम तो यहीं पे चेंज हो जा रहा है सरफेस पे, तो बेंडिंग हमें यहाँ से करानी चाहिए। एक्चुअली बेंडिंग रियल में अगर आप देखोगे तो होगी यहीं से, और एक बार फिर और बेंडिंग होगी। लेकिन 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम केवल एवरेज लेके चलते हैं, तो हम जो बेंडिंग कराते हैं वो आधे से कराते हैं, और आधे के बाद फिर यहाँ पे। तो इससे आपके जो रे डायग्राम बनेंगे वो एक्चुअली पोजिशन पे बनेंगे। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे फोकस से आ रही है तो वो बैंड होके फिर पैरेलल होती हुई जाएगी। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो एज इट इज इसी पाथ से वापस इसी पाथ से होती हुई बैंड हो जाएगी। अब हम इसमें केसेस की बात कर लेते हैं। पहला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेके चलते हैं। इसका सिंपल रे डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो कि एक रे पैरेलल आप ले लो ऊपर से, एक रे ले लो आप नीचे से। रूल ये कहता है ये वाली रे भी फोकस से होती जाएगी, ये वाली रे भी फोकस से होती जाएगी। फाइनली ये दोनों रे जो इंटरसेक्ट करेगी वो फोकस पे करेगी, तो इमेज जो बनेगी फोकस पे बनेगी। जैसे आप मिरर वाले केस में 3 चीज़ें लिखते थे, नेचर, पोजीशन, साइज, इसी तरीके से इसमें भी 3 चीज़ें लिखी जाएगी। पोजीशन की बात करें तो फोकस पे बन रही है, नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और अगर इसमें हम साइज की बात करें तो दैट इज पॉइंट साइज। और पॉइंट साइज के लिए एक वर्ड हम यूज करके चलते थे, हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे उसमें 6 अलग अलग पोजीशन होती थी, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, और फिर सी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऐसे इसमें भी 6 केसेस बनेंगे। अब जो सेकंड वाला केस होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रख के चलेंगे। जब हम 2f के पीछे रखते हैं, बस इसमें डिफरेंस इतना होगा कि उसमें रिफ्लेक्शन होके इधर की साइड बनती थी रियल इमेज, इसमें रिफ्लेक्शन होके इमेज जो बनेगी वो आपकी राइट साइड में बनेगी। अब पहला दूसरा रूल हमने लिया, ऑब्जेक्ट से हमने 2 रे ली, एक जा रही है पैरेलल तो फोकस से जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से। फाइनली ये इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर फोकस के और 2f के बीच में। तो यहाँ पे जो हम 3 चीज़ों की बात करें, अगर हम यहाँ पे भी नेचर, पोजीशन एंड साइज की, तो पोजीशन आप देख सकते हैं बिटवीन f2 एंड 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। अगर मिरर के रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस हो रखे, आपको याद है, तो ये वाले समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड केस है 2f2। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख के चलेंगे तो हमने वही 2 रूल्स लिए। ये स्पेशल केस है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ये रूल है कि पैरेलल जा रही है तो फोकस से होती जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली सीधा पास हो जाएगी। फाइनली ये इंटरसेक्ट करेंगे 2f2 पर इधर। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम नेचर, पोजीशन, साइज की बात करें तो पोजीशन होगी एट 2f2, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगा सेम साइज। फोर्थ केस की अगर हम बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस बार f1 एंड 2f1 के बीच में। इसको आप ध्यान से देखिए। अब इसमें एक रे गई पैरेलल, फोकस से जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट करेगी 2f के पीछे। तो इस बार जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी एज कम्पेयर टू सेम साइज। जैसे अभी पहले वाले केस में सेम साइज की बनी थी, अब बड़ी बनेगी। तो इसमें जो इमेज बनी वो बड़ी बनी। तो इसमें अगर हम इमेज की 3 चीज़ों की बात करते हैं, नेचर, पोजीशन एंड साइज की, तो इसमें जो नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होगा दैट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, और पोजीशन होगी बियॉन्ड 2f2। नेक्स्ट रे डायग्राम देख लेते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से 2 रे गई, एक पैरेलल तो फोकस से जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे आप जो ये सी दिखा रखा है, आप इसको ओ से रिप्रेजेंट करिएगा।
हम जानते हैं दोनों पैरेलल रे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पे अगर इसकी नेचर, पोजीशन और साइज लिखा जाए तो पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड और साइज होगा हाईली एनलार्ज। क्योंकि इन्फिनिटी पर जब पैरेलल रेज टकराती है तो इट मीन्स की जो इमेज बन रही है वो हाईली एनलार्ज बनती है। लास्ट केस है और स्पेशल केस है जिसमें एक ही केस है वर्चुअल का। ऑब्जेक्ट को आप रखोगे एफ के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एक रे गई पैरेलल, फोकस से जाएगी एक ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों रे के बीच में यहाँ गैप बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो माइंड है वो बैक ट्रैकिंग करेगा कि अगर इनको पीछे की तरफ कहीं मिलाए तो दे विल बी अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, और यहीं पर क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो यही एक केस ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो पोजीशन की बात करें तो इट मीन्स जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसी साइड पर इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है और साइज जो है वो एनलार्ज है। तो ये भी आपको याद रखना है कि केवल एक यही केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। बात कर लेते हैं अब इसमें कॉनकेव लेंस के रूल्स की। कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस है, तो अगर ये पैरेलल आ रही है तो इससे बैंड होने के बाद में इससे रिफ्लेक्ट जो होगी तो वो डाइवर्ज होगी, लेकिन वो डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि वो यहाँ पे सेंटर से जा मिलेगी, या ऐसा लगेगा जैसे फोकस से डाइवर्ज हो रही है। दूसरा रूल ये है कि अगर वो इधर वाला जो फोकस है, क्योंकि इसमें भी इस तरीके से दो स्फीयर बनेंगे, तो अगर यहाँ पे इसमें ये वाला जो फोकस है अगर कोई रे इस तरीके से आ रही है कि वो एक्चुअली फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे लेंस से टकराने के बाद में वो पैरेलल होती हुई चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो एज इट इज इसी पाथ से होती हुई बैंड हो जाएगी। देयर विल बी नो बैंडिंग, ये भी रूल आपको याद रखना है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो एज इट इज पास होगी, इस वाले पॉइंट से बैंडिंग नहीं होती। अब इसमें दो ही केस पॉसिबल है, दोनों केस की हम बात कर लेते हैं। अगर इसमें पहले वाले केस की हम बात करें तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर और कहीं दूर इन्फिनिटी है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लीजिए, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में F2 तो सब जगह पे उसका एक ही नेचर वो शो करेगा। तो दैट्स वाई इसमें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी वाला केस ये कंसिडर होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, इसको आप खाली इन्फिनिटी मानिएगा। इन्फिनिटी से पैरेलल रे आ रही है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ये डाइवर्ज को अगर आप ऐसे पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये फोकस से जा मिलेगी। तो फाइनली जो दोनों रे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, वो फोकस पे हो रही है। जब अपीयरिंग वर्ड आएगा तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड डिमिनिश बनेगी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखी, एक रे जा रही है पैरेलल तो वो डाइवर्ज हो गई एक ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे। लेकिन जब हम इनको पीछे की तरफ ऐसे मिला के देखेंगे तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई दिखाई देगी, तो इसलिए इमेज जो बनेगी वो आपकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। इसमें भी अगर नेचर पोजीशन साइज की बात करें तो साइज होगा डिमिनिस्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड एट फोकस पोजीशन होगी। ये भी याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश बनाता है, तो इसलिए कहीं भी अगर न्यूमेरिकल में आपको दिया जाए कि कॉनकेव लेंस है और खाली ये कहा गया कि उसने इमेज बनाई, आपको नेचर नहीं बताया गया, तो नेचर आपको याद रखना है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v एंड -1/u। इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं एंड इन नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल